बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट से बात शुरू करने जा रहे हैं और एडजस्टमेंट का टॉपिक फाइनल अकाउंट्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम आपको सिखा चुके हैं, वो सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी है जनाब? आप सब जानते हैं। वो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। जो हम सीख चुके हैं, यानी मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाना शुरू कर दी थी। एडजस्टमेंट उन चीज़ों की बनाई जाती है कि वो इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस से बाहर मौजूद है, और ट्रायल बैलेंस से बाहर मौजूद इसलिए है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डेवलप होती है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए वो एडजस्टमेंट बनाना ज़रूरी है। अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पॉइंट हो जाएगा आपका। लेकिन हम पहले एडजस्टमेंट सीख लेते हैं और उसके बाद हम किसी पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे ये एडजस्टमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं। तो एडजस्टमेंट बनाई जाती हैं, एडजस्टमेंट कैसे बनाई जाए, और नंबर 3 क्या है, एडजस्टमेंट्स क्यों बनाई जाए। तो एडजस्टमेंट बनाई जा रही हैं, कैसे बनाई जाएंगी, क्यों बनाई जाएंगी वाली बात को हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे आपसे। रीजन और ट्रायल बैलेंस क्यों कंप्लीट नहीं है, उसको एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो ये सारे सवालात के जवाब आगे चल के आने हैं आपके सामने, लेकिन इनको डिस्कस में जब करना चाहता हूँ कि जब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप इनके जवाबात को आप समझ सकें। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपके लिए समझाना बहुत जरूरी है। भारत, तो सबसे पहली चीज क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। देन हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, नंबर 2 पर नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास जो एडजस्टमेंट आनी है वो आनी है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस से मैं आपका तारुफ करवा चुका हूं शुरू में, अगर आपको याद हो। नंबर 4 जो हमारे पास एडजस्टमेंट आनी है वो क्या है, अक्रूड इनकम। ठीक है जी। नंबर 5 जो है वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम। उसके बाद नंबर 6 हमारे पास एडजस्टमेंट्स क्या है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये टॉपिक भी अब आपके सामने आना ही है, पूरा चैप्टर है आपका। नंबर 7 एडजस्टमेंट आएगी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के ऊपर भी पूरा आपके पास क्या चैप्टर, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने इसमें। नंबर 7। अच्छा, नंबर 8 जो है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अदर अदर जो है वो एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑन
अप्रूवल, ये स्टॉक ऑन अप्रूवल क्या होता है? जाहिर सी बात है ये एडवांस बात है। नंबर 9, स्टॉक डिस्ट्रॉइड। अगर आपका स्टॉक जो है गोडाउन में पड़ा पड़ा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, जल जाए, या रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है जी, तो जो स्टॉक आपका सामान आ रहा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, ठीक है। तो बेटा ये सारी आपके सामने मैंने एक लिस्ट बना दी है, ये सब चीजें आपके लिए क्या है बेटा, एडजस्टमेंट्स, और एक एक करके हमने तमाम एडजस्टमेंट सीखनी है। तो अब तक हम इसमें से कितनी एडजस्टमेंट सीख चुके हैं? एक कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक वाली, वो भी जब बनानी पड़ रही थी हमें जब सिस्टम कौन सा था, पीरियोडिक था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें बनानी पड़ सकती हैं परपेचुअल सिस्टम में भी, ठीक है ना, अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, सो ऑन। तो वो तो वक्त के साथ साथ आपको पता लग जाएगा जनाब कि कौन से सिस्टम में कौन सी एडजस्टमेंट किस तरह बनेगी। जिस एडजस्टमेंट का ताल्लुक इन्वेंट्री से नहीं है वो दोनों जगह कॉमन होती है, लेकिन जिस एडजस्टमेंट का ताल्लुक इन्वेंट्री से है उनकी दोनों जगह एडजस्टमेंट बनने में क्या हो सकता है बेटा, फर्क हो सकता है। बस यानी अगर कभी भी आपको पीरियोडिक और परपेचुअल के बारे में सोचना हो तो उसका जवाब ये होगा कि पीरियोडिक या परपेचुअल का ताल्लुक जो है वो इन्वेंट्री रिलेटेड एडजस्टमेंट से होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा आपके पास आइटम मौजूद है इसमें इन्वेंट्री से उसका ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। तो क्या यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है बेटा? जवाब दें सब लोग, रिस्पॉन्स करें बेटा। अच्छा जी, ओके। अब उसके बाद हम सबसे पहली एडजस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, उसका नाम है, क्या नाम है बेटा, अक्रूड एक्सपेंस। क्या नाम है, अक्रूड एक्सपेंस। हम अपनी बात शुरू करते हैं अक्रूड एक्सपेंस, तो लगा लेंगे हेडिंग अक्रूड एक्सपेंस की। वालेकुम अस्सलाम। अक्रूड एक्सपेंस, नाउ व्हाट इज अक्रूड एक्सपेंस, क्या है इसकी डेफिनेशन? बड़ी सिंपल सी बात है, expense due but not yet paid, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका हो लेकिन पे ना हुआ। ऑल्सो नोन एज, ये पता लग जाएगा आपको क्या एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली वही टॉपिक हम कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई लफ्ज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस्तेमाल कर ले तब भी आप उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे। नंबर 2, अनपेड एक्सपेंस, ठीक है जी, ऐसा एक्सपेंस जो अनपेड हो, जो अब तक पे ना हुआ हो, अनपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो मतलब एक्सपेंस हो चुका हो लेकिन उसकी पेमेंट ना हुई हो, यानी सर्विसेज आप ले चुके हो, आप इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर चुके हो, लेकिन आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के बाद भी उसको अब तक पे नहीं किया हो, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? अक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे, आसान लफ्जों में। अब बताइए, बात समझ में आती है? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑल्सो नोन एज अनपेड एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस इनकर हो चुका हो लेकिन उसकी पेमेंट ना हुई हो, मतलब उस सर्विस का आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके हो लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हो चुकी है लेकिन बिल पे करना क्या है? बाकी है। एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज से दिसंबर की सर्विसेज ले ली है लेकिन उनकी दिसंबर की सैलरी पे होना क्या है? बाकी है। दिसंबर का प्रॉपर्टी का रेंट हम पर क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है, क्योंकि दिसंबर का वक्त गुजर चुका है। लोन पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया इसलिए कि लोन हमने लिया था, उस पर वक्त गुजरने पर इंटरेस्ट ड्यू हो चुका, तो वक्त गुजरा और वक्त गुजरने पर क्या हो गया? हम पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लेकिन अब तक हमने पे नहीं किया। तो एक चीज जो हम पर ड्यू हो चुकी हो लेकिन पे हमने ना की हो, और वो रिलेट करती हो किस पर? किस चीज से? किसी एक्सपेंस से। तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? अक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या एग्जाम्पल समझ में आई बेटा आपको? देखिए, बहुत आपको ठहर ठहर के और आराम आराम से समझना है इन तमाम बातों को। अच्छा जी, जवाब दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीजें समझने वाली है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बड़ा जरूरी है। एग्जाम्पल बहुत सारी आ रही है बेटा। अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? नॉर्मली बताया था अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 1 साल का। बेहतरीन। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो वो 1 साल कहीं किसी भी डेट किसी भी मंथ से शुरू हो सकता है और किसी भी मंथ पे खत्म हो सकता है ना। मतलब अगर वो 1 साल शुरू होता है जनवरी से, तो खत्म कहां पर होगा? दिसंबर पर। ऐसा ही है ना, 12 महीने पूरे हो गए। अच्छा, अगर वो 1 साल शुरू होता है अप्रैल से, तो खत्म कहां पर होगा? मार्च में। मार्च में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का एंड मालूम करना है ना, तो आप जहां से शुरू हो रहा है उससे एक दिन पीछे आ जाएं, घूम के वहीं कहानी खत्म होती है। और अगर आपको किसी अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट मालूम करना है तो आप एंड से एक दिन आगे चले जाएं, जहां पर एंड होगा उससे अगला दिन स्टार्ट बन जाएगा दोबारा से। तो इस तरह आपने पीछे भी स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल, ये मैंने आपको टेक्निक समझाई थी ना। चलें, अगर अकाउंटिंग पीरियड जुलाई से शुरू हो रहा है तो एंड कहां होगा घूमकर? जून पर। सही है ना? अच्छा, अब एग्जाम्पल सुनिएगा। एक एम्प्लॉय है, सबसे पहले कंपनी का या बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड तय कर लें। फर्ज कर लें बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है। बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर है। यस, ये बात दिमाग में फिट कर लिया आपने? तो इसका मतलब क्या है?
तो जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे वो बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ठीक है। यानी मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे जो साल एंड होगा दिसंबर पर। तो शुरू कहां से हुआ? जनवरी से। अगर बिजनेस का ईयर एंड जो है वो 30 जून है तो आप लिखेंगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। तो फिर वो जुलाई से शुरू हुआ और जून पे क्या हुआ? खत्म हुआ। तो ये फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो आप कौन से दो आइटम्स पिक करते हैं? जी भले ट्रांजेक्शन 31 पर हो, जाहिर सी बात है आखिरी ट्रांजेक्शन भी शामिल होगी ना, लास्ट डेट। कौन से दो आइटम लेते हैं? रेवेन्यूज और एक्सपेंस, ऐसे ही ना। तो जब आप अगर मैं मान लेता हूं जनाब कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सेल आएगी वो कितने मंथ्स की सेल आएगी? सिर्फ दिसंबर की सेल आएगी या जनवरी टू दिसंबर की सेल आएगी? 12 महीने की सेल आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल भी इन्हीं 12 महीने की आएगी और बाकी एक्सपेंसेस भी 12 महीने के होने चाहिए। यस और नो? इसका मतलब आपके दिमाग में एक टाइम फ्रेम बन गया कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है अगर वो 12 महीने की है तो 12 महीने के रेवेन्यूज में से 12 महीने के एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। यस और नो? जवाब दें। ऐसे ही है ना। अच्छा, एक शख्स को आपने जॉब पे रखा जनवरी के मंथ में, सही है। एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहा हूं, ईयर एंड जैन में रखिएगा दिसंबर ही है। एग्जाम्पल कनेक्ट कर रहा हूं, एक शख्स को आपने जॉब पे रखा जनवरी के मंथ में, वो कौन हो गया? आपका एम्प्लॉय। आप उसको क्या पे करते हैं? सैलरी। सैलरी आपके बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। तो अगर उसको आपने जॉब पे रखा जनवरी से और वो शख्स दिसंबर तक आपके पास जॉब पर मौजूद है, बीच में कहीं छोड़कर नहीं गया, तो बताइए उसकी कितने मंथ की सैलरी अपीयर होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? कितने मंथ्स की जानी चाहिए? 12 मंथ्स की। बेहतरीन। लेकिन अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। टेक्निकल पता है क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सुनिएगा जरा, मेरे साथ साथ इसको शुरू कीजिएगा आप जरा। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है, अब आप मुझे बताओ जनवरी की सैलरी उसको प्रैक्टिकली मिली कब होगी? जनवरी के स्टार्ट में या जनवरी खत्म होने के बाद फरवरी में? कहां मिली होगी? एंड में नहीं मिलती बेटा, वो सरकारी मुलाजमीन को मिल जाती है। सरकार अज्यूम करो सरकारी मुलाजमीन नहीं है, तो जनवरी की सैलरी आमतौर पर कब मिलती है बेटा? फरवरी में। ओके गुड। फरवरी की सैलरी फिर कब मिली होगी? मार्च में। मार्च की सैलरी कब मिलेगी? अप्रैल में। तो क्या ये आप समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा जी, अब जरा इसको समझिएगा। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं यहां पर आपको, और ये एग्जांपल मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मतलब आपकी बताई हुई एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है जी, हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ 1 फरवरी को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है एम्प्लॉय को कौन से मंथ की? जनवरी की। जवाब दें। तो आपका बिजनेस सैलरी पे कब कर रहा है? जनवरी की सैलरी। देखिए अभी जैसा हो रहा है वैसा सुनते जाइए, अगर बीच में इसमें क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी होगी। देखिए प्लीज इसको एक तसल्सुल से सुन लीजिए, सारे सवाल इसमें क्लियर होंगे। हाँ जी, जनवरी की सैलरी आपके बिजनेस ने कब पे की? हम यहाँ पर एक मंथ को एक पीरियड नहीं कहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर हम एक मंथ को एक पीरियड नहीं कहेंगे। हाँ जी, यहाँ पर 12 महीने पूरा एक पीरियड होगा ना, अकाउंटिंग पूरे 12 महीने के लिए होती है।
जनवरी की सैलरी कब पे की आपके बिजनेस ने? फरवरी में। आपके बिजनेस की जेब से पैसा कब गया? आपकी बिजनेस की जेब से पैसा कब गया? फरवरी में। यस और नो? पैसा जाने की एंट्री क्या है? कैश या बैंक? पैसा जाने की एंट्री क्या है? कैश या बैंक, डेबिट या क्रेडिट? भाई देखो, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बात नहीं बनेगी ना। हाँ, बैंक क्रेडिट मान लीजिए 20,000 रुपए से। और दूसरी एंट्री बनी क्या? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से? 20,000 से। अब बहुत तवज्जो आप सबकी दरकार है, वो क्या है? ये सैलरी है जनवरी की, पे हो रही है फरवरी में, रिकॉर्ड भी हो रही है फरवरी में। यानी रिकॉर्ड उस वक्त हो रही है जिस वक्त मैं पेमेंट कर रहा हूं। हालांकि जनवरी की सैलरी जनवरी खत्म होते ही हम पर ड्यू हो गई थी, लेकिन जब हमने इसको पे किया तब हमने इसको रिकॉर्ड किया। कब रिकॉर्ड किया? फरवरी के मंथ में। तो हमने जनवरी का एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया? फरवरी में। यस और नो? रिस्पॉन्स करें भाई, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज। हमने जनवरी के एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड किया? फरवरी में। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनवरी का एक्सपेंस फरवरी में रिकॉर्ड हो जाए, बस शर्त यह कि जनवरी और फरवरी बिलोंग्स टू सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या जनवरी और फरवरी एक ही अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं? जनवरी और फरवरी का एक्सपेंस अगर मिलकर एक ही ट्रायल बैलेंस में अपेयर होना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनवरी का एक्सपेंस फरवरी में रिकॉर्ड हो जाए। तो इफ जनवरी एंड फरवरी बोथ बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है कि आपने जनवरी के एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड कर लिया? फरवरी में। तो क्या अभी हमने ईयर एंड क्या अज्यूम किया? 31 दिसंबर। तो ईयर स्टार्ट किया हुआ जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हैं। और ये 12 महीने एक ही अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन 12 महीने की इकट्ठी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगी। तो अगर जनवरी का एक्सपेंस फरवरी में आ जाए तो जाएगा तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जाना तो वही है, ठिकाना तो वही है सबका। सब मिलकर कहां जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्या ये बात यहां पे क्लियर हुई आप लोगों को? बेटा जवाब दीजिए प्लीज, क्विक। अच्छा जी, अब इस तरीके से आगे बढ़िए। फरवरी का एक्सपेंस जो है वो कब, फरवरी की सैलरी कब पे हुई? कोई जल्दी बताइए। फरवरी की सैलरी कब पे हुई? इस तरीके से मार्च में। बोला करें सब लोग। आपके घर वालों को भी लगे आप पढ़ रहे हैं तो वहां भी आवाज से बुलंद बोल दिया करें। सैलरी एक्सपेंस। हुसैन के घर वाले परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे गर्मी ज्यादा लग गई लगता है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक। आप पर डांट का कोई असर पड़ता है बेटा हुसैन? सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 20,000 से। जवाब दें। अब बताइए, जो मार्च में आपने सैलरी रिकॉर्ड की है, मार्च में जो आपने सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो कौन से मंथ का सैलरी एक्सपेंस है? जल्दी जल्दी कर लें। फरवरी का। तो फरवरी का सैलरी एक्सपेंस मार्च में रिकॉर्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्योंकि दोनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। गुड, जबरदस्त। उसके बाद इस तरीके से मार्च का एक्सपेंस, मार्च की सैलरी कब पे होगी? 1 अप्रैल को।
सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, बैंक क्रेडिट 20,000 से, ठीक है जी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 20,000 से। तो ये मार्च की सैलरी कब पे हुई? अप्रैल में। इस तरह अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो अप्रैल की सैलरी कब पे होगी? जल्दी जल्दी बताइए, कि मैं सारी एंट्रीज नहीं बनाऊंगा, सारी एंट्रीज आपने फिर अज्यूम कर लेनी है इसके अंदर। इस तरह अप्रैल की सैलरी कब पे होगी? मई में। मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, जुलाई की सैलरी अगस्त में, अगस्त की सैलरी सितंबर में, सितंबर की सैलरी अक्टूबर में, अक्टूबर की सैलरी नवंबर में, नवंबर की सैलरी दिसंबर में। ऐसा ही है। अब यहां पर रुक जाना है, यहां पर रुक जाना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना। अब इसको समझ लें कि भाई दिस इज व्हाट कंटिन्यू। बाकी सारी जो एंट्री मैंने वर्बली बताई है ना, समझ लें वो बना रहा हूं मैं, लेकिन शो नहीं कर रहा आपको, बस खाली। ठीक है, एंट्रीज बन रही है लेकिन शो नहीं कर रहा। अब आप समझदार हैं, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। अच्छा जी, ओके। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1 दिसंबर को सैलरी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी मैं इसको पहुंचा दिया मैंने कहां पर? 1 दिसंबर पर, और मैंने एंट्री पास की सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। तो जरा बताइए 1 दिसंबर को जो मैंने सैलरी पे की है वो कौन से मंथ की सैलरी है? आप सबसे जवाब दरकार है। 1 दिसंबर को जो सैलरी पे हुई है वो कौन से मंथ की है भाई? थोड़ा अकल करें सब लोग, माशाल्लाह। नवंबर की। अंडरस्टूड बात है ना यार, यानी नवंबर की सैलरी कब पे हुई? दिसंबर में। अब आप मुझे बताइए अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तवज्जो कीजिएगा जरा सब लोग। अब बताइए दिसंबर की सैलरी कब पे होगी? नो, पे तो अपने टाइम पर ही होगी, जनवरी में। रोहित बेटा पे तो जनवरी में होगी ना। लेकिन अब अगर मैं दिसंबर की सैलरी को जनवरी में पे करते वक्त एक्सपेंस मानूंगा, तो फिर वो पेमेंट कहां फॉल कर जाएगी? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब दिसंबर की सैलरी को जनवरी में एक्सपेंस मानने से फर्क पड़ेगा? देखो कब तक फर्क नहीं पड़ रहा था, जब तक वो तमाम मंथ जो थे वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में थे। लेकिन अब फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कि सर ये दिसंबर तक हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, तो अगर मैं इस एक्सपेंस को अगले साल यानी अगले अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर जनवरी में पे होते वक्त सैलरी एक्सपेंस मानता हूं, पे होते वक्त, तो अगर मैं उसको पे होते वक्त सैलरी एक्सपेंस मानता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस मानूंगा। यस और नो? इस बात का जवाब दे बेटा। अमान बहुत तवज्जो की जरूरत है ये वाला पॉइंट समझने के लिए। हुसैन और अमान ये वाला पॉइंट समझने के लिए बहुत तवज्जो दरकार है बेटा। तो जब तक बेटा सुनो यार, सुनो बात को आप। उनैन बेटा अभी गौर से सुनते, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अगर मेरे सवाल करते करते जवाब देते तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं? दिसंबर की सैलरी दिसंबर में ड्यू हो चुकी है, पे कब होगी? जनवरी में होगी। लेकिन अगर मैं दिसंबर की सैलरी को जनवरी में पेमेंट करते वक्त एक्सपेंस मानूंगा, तो फिर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बन जाएगा। इन रियलिटी वो इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर 2018 है, अगला जनवरी जो है वो जनवरी 2019 है। तो अगर मैं दिसंबर की सैलरी को एक्सपेंस मानूंगा जनवरी में पे करते वक्त, तो फिर वो 18 के बजाय 19 का एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब यहां क्या करना है? यहां अब आपको रिकॉर्ड करनी है एडजस्टमेंट। सर क्यों एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है? जरा चीजों को एनालाइज कीजिए।
सिचुएशंस को एनालाइज करना सीखिए। अब बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। देखें, मैं इनकम एक्सपेंडिचर समझा दूंगा, अभी जो टॉपिक चल रहा है प्लीज प्लीज उस पर फोकस कीजिए। एक बात जब इस टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेट कीजिए प्लीज। जी, मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप मुझे कुछ सवालात के जवाब दीजिए। वो सवालात क्या हैं? इस एम्प्लॉय ने हमारे पास इस अकाउंटिंग पीरियड में, देखो मेरे अल्फाज में गौर करना, अकाउंटिंग पीरियड में रहते हुए सोचना है, ठीक है ना? इस एम्प्लॉय ने इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास कितने मंथ्स काम किया, हमें कितने मंथ्स की सर्विसेज दी? जवाब दें। तो क्या वो हमें जनवरी टू दिसंबर सर्विसेज दे चुका है? काम किया उसने 12 महीने, हमने उससे सर्विसेज ली 12 महीने की, हमने उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लिया 12 महीने का। भाई मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अच्छा जी, ओके। तो यहां लिखते हैं हम, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018 फॉर एग्जाम्पल, 12 महीनों में हमने सर्विसेज ली एम्प्लॉय से 12 महीने की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन 12 महीनों में हम पर जो है वो सैलरी ड्यू कितनी हुई? 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई ना, मतलब 12 महीने का काम लिया, 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई। पर मंथ सैलरी कितनी है? 20,000। मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो आंसर क्या आ गया बेटा? 2,40,000। सही है? जवाब दें। तो क्या हम, अब जरा समझाइएगा, क्या हम इस एम्प्लॉय से, जब हम इस एम्प्लॉय से 12 महीने की सर्विसेज ले चुके हैं तो हम 12 महीने की सैलरी का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर चुके हैं? तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कितना एक्सपेंस शो करना चाहिए? 2,40,000। 12 महीने का शो करना चाहिए, और 12 महीने का अमाउंट कितना बनता है बेटा? 2,40,000। तो जरा बताइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस कितना जाना चाहिए? 2,40,000 जाना चाहिए ना भाई, सबसे बात कर रहा हूं। 12 महीने की सर्विसेज दी, 12 महीने का इकोनॉमिक बेनिफिट लिया, 12 महीने का एक्सपेंस ड्यू हो गया। सही है? अच्छा जी, ओके, आगे बात करते हैं। अब बताइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए हम एक्सपेंस पिक कहां से करते हैं? ट्रायल बैलेंस, बेहतरीन बात। कहां से पिक करते हैं? अब सब लोग फौरी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, मसला ये। बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए आप एक्सपेंस पिक कहां से करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस का बैलेंस कहां से आता है? लेजर से। लेजर में मुख्तलिफ टी अकाउंट्स बने होते हैं, टी अकाउंट्स में बैलेंस कहां से आता है? एंट्रीज से। यस और नो? तो जरा बताइए, आपने एक्सपेंस पे कितने मंथ्स का किया है? 11 महीने का। रिकॉर्ड कितने मंथ्स का किया है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड 11 महीने का। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, जितना पे किया उतना ही रिकॉर्ड किया ना। एंट्रीज कितने मंथ्स की बनाई है आपने? एंट्री बनाते बनाते आपने कितने मंथ्स की सैलरी को एक्सपेंस माना है? 12 महीने की या 11 महीने की अब तक जो मैंने एंट्रीज पास की है? 11 महीने की। गुड।
अच्छा जी, सही है। तो अब आप मुझे बताइए आपका ट्रायल बैलेंस कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा इस केस में, जितना आपने पे किया, जितना आपने रिकॉर्ड किया। आपका ट्रायल बैलेंस इस केस में कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा? बेटा हुसैन, पार्टिसिपेट प्लीज। आपका ट्रायल बैलेंस इस केस में कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा भाई? ये मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा छोटी सी वर्किंग हमसे नहीं हो रही। सैलरी पेड, सैलरी ड्यू हुई है 12 महीने की, लेकिन पे हुई है 11 महीने की। तो 20,000 मल्टीप्लाई 11 कितना आंसर बनेगा? 2,20,000। तो जितना मैंने पे किया है उतना ही मैंने रिकॉर्ड किया है, और जितना मैंने रिकॉर्ड किया है उतना ही मेरा ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है। ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो कर रहा है 2,20,000 का, जो कि 11 महीने के एक्सपेंस के बराबर है। स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस जाना चाहिए 12 महीने का, जो कि 2,40,000 से 40,000 के बराबर है। अब ये बताइए ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस कितने से शॉर्ट है? ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस कितने से कम है? 20,000 से। ये 20,000 क्या है? ये दिसंबर की सैलरी है, जो कि हम पर क्या हो चुकी है? ड्यू हो चुकी है। लेकिन ट्रायल बैलेंस शो क्यों नहीं कर रहा? ट्रायल बैलेंस शो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब तक पे अब तक पे नहीं हुई। ये नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस नहीं है प्लीज, ये एक्सपेंस इसी पीरियड का है। पे नेक्स्ट पीरियड में होगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब करना क्या है? 2,20,000 के एक्सपेंस को, जो कि ट्रायल बैलेंस शो कर रहा होगा, उसको 2,40 बनाना है। कैसे, जरा बताओ। अगर ट्रायल बैलेंस 2,20,000 का एक्सपेंस शो कर रहा होगा तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर होगा, क्रेडिट साइड पर होगा? एक्सपेंसेस तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर है ना बेटा। अब अगर मुझे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखे हुए एक्सपेंस को 2,20 से 2,40 करना है, तो मैंने उसको कितने से मजीद बढ़ाना है? 20,000 से। 20,000 से मैं कैसे बढ़ाऊं एक्सपेंस को? मजीद डेबिट करके या क्रेडिट करके? एक्सपेंस कैसे बढ़ता है? डेबिट होके बढ़ता है, क्रेडिट होके बढ़ता है? अब मैं करने के जा रहा हूं, मैं अब यहां पास कर रहा हूं एडजस्टमेंट। और वो बेटा एडजस्टमेंट कहां बनती है? वो एडजस्टमेंट बनती है 31 दिसंबर को, यानी कि ईयर एंड पर। क्या एडजस्टमेंट बनती है? मतलब कि जो मेरा ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो कर रहा है उसमें दिसंबर के मंथ का एक्सपेंस शामिल नहीं है, जो मुझ पर ड्यू हो चुका है। तो मैं अपने एक्सपेंस को, जो ड्यू हो चुका है, उन एक्सपेंस के अंदर ड्यू वाले एक्सपेंस को भी शामिल कर लूं। ठीक है बेटा। रोहित बेटा, फर्दर इंक्वायरीज नहीं ना बेटा, अब जो टॉपिक चल रहा है यार उस पर रहो प्लीज। ये सारी चीजें मैंने खुद डील करनी है, इस बात को समझे। टॉपिक से डाइवर्ट करेंगे 10 बंदे हट जाएंगे, बिखर जाएंगे। एक टॉपिक तो मतलब संभाल लें पहले अच्छी तरीके से, फिर इसकी कंटिन्यूशन कैसे होगी, लास्ट दिसंबर कैसे आएगा। तो यार मैं इस दिसंबर को कंटिन्यू कर लूंगा अगले साल, तो ऑटोमेटिक वो लास्ट दिसंबर बन जाएगा बेटा। अपना रोहित, एक चीज जो चल रही है प्लीज फोकस उस पर करो, अपने सवाल साइड पे लिख लो। ठीक है जी। 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को करना क्या है बेटा? 2,20 एक्सपेंस को 2,40 बनाना है। बताओ कैसे बनाऊं?
एक्सपेंस डेबिट करके या क्रेडिट करके? अमान बेटा डेबिट करके यार, एक्सपेंस बढ़ता कैसे है? एंट्रीज तुम्हारी क्लियर नहीं है अभी तक यार। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट करके बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मेरा जो एक्सपेंस है वो 20,000 से क्या है और ज्यादा है। यस और नो? लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस इसको शो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैंने इसको अब तक पे नहीं किया। इसको पे कब करूंगा मैं? पे तो मैं जनवरी में करूंगा, जो मेरी पॉलिसी है, एक मंथ की सैलरी अगले मंथ में। तो फिल वक्त ये अनपेड है। तो क्योंकि मैं एम्प्लॉय से दिसंबर की सर्विसेज ले चुका हूं, तो दिसंबर की सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस बन गई। तो अब ये सैलरी पे करना मुझ पर क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। वेरी गुड, लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल। इसको अकाउंट पेएबल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैलरीज पेएबल या अक्रूड एक्सपेंस या अक्रूड सैलरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिसंबर की सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई। तो दिसंबर की सैलरी को हमने क्या किया? एक्सपेंस मान लिया, लेकिन उसको क्योंकि हमने पे नहीं किया तो उसको पे करने की लायबिलिटी क्या कर दी? हमने क्रेडिट कर दी। इस तरह दिसंबर की सैलरी दिसंबर में रिकॉर्ड हो गई और दिसंबर का एक्सपेंस जो था वो दिसंबर में ही क्या हो गया? रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि अगर मैं इस एक्सपेंस को अगर मैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में लेके जाता हूं, इस एक्सपेंस को अगर मैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में लेके जाता हूं पेमेंट बेसिस पर, तो फिर क्या होगा? ये दिसंबर का एक्सपेंस जनवरी में रिकॉर्ड होगा, जनवरी का एक्सपेंस बन जाएगा। अब दिसंबर और जनवरी सेम अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है, तो हमें बहुत फर्क पड़ जाएगा दिसंबर का एक्सपेंस जनवरी में ले जाने से। तो अब क्योंकि दिसंबर पे आके ईयर एंड हो गया और यहां पर आके अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो दिसंबर का एक्सपेंस दिसंबर में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो उसको रिकॉर्ड हमने कैसे किया? अक्रूवल बेसिस पर, एक्सपेंस डेबिट करके, और उस एक्सपेंस को पे करने की लायबिलिटी को क्या कर दिया? हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन बनाई है ना नीचे, एडजस्टमेंट, ये जो हमने डबल एंट्री बनाई है ब्लू कलर से, ये कहलाएगी बेटा क्या? एडजस्टमेंट। बिल्कुल, वरना अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका कंक्लूजन करते हैं। ऊपर मैंने कंक्लूजन बना दिया था आपके सामने, ये रहा। बात मैंने बहुत तफसील से समझाई है, एंट्री समझाकर। ठीक है जी। अब अब आप खुद देखिए, जनवरी टू दिसंबर आपने सर्विसेज ली कितनी? 2,40,000 की। तो आपका एसोसिए में एक्सपेंस जाना चाहिए कितना? 2,40,000। लेकिन आपने जनवरी टू दिसंबर अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कितनी की है? 2,20,000 की। तो आपका ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो कर रहा है कितने से? 2,20,000 से। तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए 2,40,000, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो कर रहा है 2,20,000। तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस कितने से मौजूद नहीं है? 20,000 से मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? इसलिए कि वो अब तक पे नहीं हुआ। लेकिन क्या आप ये जो 20,000 जो आपका ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर रहा, क्या आप इस 20,000 की सर्विसेज ले नहीं चुके? अगर ले चुके हैं तो इसका मतलब क्या है? ये 20,000 आप पर वाजिबुल अदा हैं, ये आपके लिए क्या है? सैलरी पेएबल है। तो आप क्या करें? 20,000 से एक्सपेंस बढ़ा दें और 20,000 से इसको पे करने की लायबिलिटी क्या कर दें बेटा? आप क्रेडिट कर दें। समझे बात को? अब इसका हम जनरल लेजर से इंपैक्ट देखते हैं, जनरल लेजर से। तो स्टूडेंट को कहूंगा बड़ा सबर का मुजाहरा करें, हर चीज आ रही है, जनरल लेजर भी आ रहा है, ट्रायल बैलेंस भी बना दूंगा। सबर सबर का, तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया करें प्लीज।
जर्नल लेजर, ठीक है जी। सैलरी एक्सपेंस रुपीस रुपीस, फर्ज कर लें यहाँ लिख दिया मैंने 2018, ये पूरी ट्रांजैक्शन 2018 की है। अब बताइए इस अकाउंट में पहली बार एंट्री कब पहुंच रही है? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कब हो रहा है? पहली एंट्री कब आ रही है इस अकाउंट में? फिर रिपीट कर रहा हूं एक एक बात। जनवरी में कैसे आ रही है? जनवरी की सैलरी कब पे हो रही है? 1 फरवरी को। तो इस अकाउंट में जब यहाँ पर क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी, तो फिर उसके बाद एंट्री लेजर पोस्टिंग में जाएगी ना। तो इस अकाउंट में पहली एंट्री कब आ रही है? 1 फरवरी को। ठीक है जी। तो ये सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। फिर इस अकाउंट में सेकेंड एंट्री कब आ रही है? 1 मार्च को। सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। फिर इस अकाउंट में तीसरी एंट्री कब आ रही है? 1 अप्रैल को। सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 20,000 से। ठीक है जी, ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, वो एंट्रीज बनती रही। सही है ना? तो मैं एंट्रीज वो बन रही है, मैं शो नहीं कर रहा हूं उसको। उसके बाद मैं कहां पहुंचा? डायरेक्ट 1 दिसंबर को। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने से? 20,000 से। जवाब दीजिए। तो जरा बताइए इस तरह जनवरी टू दिसंबर इस अकाउंट में टोटल कितने मंथ्स की एंट्रीज पहुंची? इस तरह जनवरी टू दिसंबर इस अकाउंट में कितने मंथ्स की एंट्रीज पहुंची? 11 मंथ्स की। गुड, जबरदस्त। पेमेंट हुई है 11 में, जो पे किया है वो रिकॉर्ड किया है। ये अल्फाज आप अच्छी तरह पिक कर ले। ठीक है जी। तो अब अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस। इस अकाउंट को मैं क्लोज करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? ट्रायल बैलेंस। तो फिर क्या होगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 2,20,000। तो अब चूंकि इसमें एक मंथ का एक्सपेंस शामिल नहीं है, तो चाहे तो इसको आप बैलेंस सीडी कर दें। ठीक है, आपने कहा 31 दिसंबर बैलेंस सीडी कितने से? 2,20,000 से। तो इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस जो एक्सपेंस शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है बेटा? 2,20,000। जवाब दो, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप मुझे रिस्पॉन्स दो। यहां से हमने क्लोज करके वहां कितना भेजा? कितना भेजा?
यहां से क्लोज करके हमने कितना भेजा ट्रायल बैलेंस में, 2,20,000। यहां भी हम प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं, लेकिन सीडी कर दिया तो फिर इसको हम दोबारा बीडी करके रीओपन कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां से ट्रायल बैलेंस में कितना गया, 2,20,000। जब यहां से ट्रायल बैलेंस में 2,20,000 गया, 2,20,000 11 महीने का एक्सपेंस है, एक्सपेंस आना चाहिए 12 महीने का, तो एक मंथ का एक्सपेंस क्या है, शॉर्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैं इस अकाउंट को दोबारा रीओपन करूंगा। कब रीओपन करूंगा, 31 दिसंबर को। मैंने कहा 31 दिसंबर बैलेंस बीडी, ये अकाउंट एक्सपेंस शो कर रहा है 11 महीने का, और अब मैं इसमें इफेक्ट लूंगा किसका बेटा, एडजस्टमेंट का। और एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस के नाम का अकाउंट तो पहले ही मौजूद है ना हमारे पास, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से एक नया अकाउंट और खुल जाएगा। उस नए अकाउंट को मैं क्या बोलूंगा, सैलरीज पेएबल। जवाब दें। तो अब जरा क्या करें, अब आप एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास कर दें। ये एंट्री आप कब पास कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। क्या एंट्री पास कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस आपने डेबिट किया 20,000 से, ठीक है, और सैलरी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को क्या कर दिया आपने, सैलरी पेएबल क्रेडिट कर दिया, कितने से, 20,000 से। ठीक है, जवाब दें बेटा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ, यहां रेफरेंस आया बैंक का, नहीं क्योंकि अभी तक ये सैलरी पे नहीं हुई, यहां पे रेफरेंस आया सैलरी पेएबल का, और यहां पे रेफरेंस आ गया किसका, सैलरी एक्सपेंस का। तो ये अब अकाउंट हमें क्या शो कर रहा है, ये अकाउंट हमें ये शो कर रहा है कि 11 महीने की सैलरी ऑलरेडी पेड थी 2,20,000 से, एक्सपेंस बनी हुई थी, उसमें 20,000 का और इजाफा हो रहा है, टोटल अब कितना हो गया, 2,40,000। और ये एडजस्टमेंट बनने के बाद अब 31 दिसंबर को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल इंपैक्ट जाएगा, वो टोटल इंपैक्ट बेटा किसके बराबर है, 2,40,000। इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो एक्सपेंस शो करेगी, वो एक्सपेंस 2,20,000 में 20,000 का इजाफा होने के बाद शो करेगी, ताकि अगर आपने इन 12 महीनों में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल किया है एम्प्लॉय को यूज करके 12 महीनों का, तो आपका एक्सपेंस भी चार्ज होना चाहिए 12 महीनों का। हालांकि आपका ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो कर रहा था कितने मंथ्स का, 11 महीने का, तो उस एक मंथ को आपने एक्सपेंस शो कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो यहाँ पर आपने लायबिलिटी क्रेडिट कर दी है, इस लायबिलिटी को आप क्लोज कर देंगे, क्योंकि पे कब होगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में, तो लायबिलिटी शेड्यूल हो सकती है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में। इस लायबिलिटी का आ जाएगा बैलेंस सीडी, और इस बैलेंस को आप कहां शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। समझे बात को, जवाब दें। अब आप सबका रिस्पांस चाहिए बेटा, रिस्पांस, तसल्ली वाला रिस्पांस, कि आपको बात समझ में आई है, आपको बात पहुंची है, खास तौर पे अमान को, हुसैन को। अब आप क्या करें, एक दफा देखें आप एडजस्टमेंट को, एडजस्टमेंट देखें दोबारा से। ट्रायल बैलेंस, अब मुझे जवाब देगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी एक्सपेंस कितना शो हो रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा, जो आपने अकाउंट 2,20,000, वो एक्सपेंस है, उसे कहां जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। उस एक्सपेंस को आपने मजीद बढ़ाया कितने से, 20,000 से। उस एक्सपेंस को आपने कितने से बढ़ाया, 20,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ,
2,20,000 एसओसीआई में जाने के लिए पहले आपकी ट्रायल बैलेंस में पहले ही मौजूद है। एसओसीआई में जाने के लिए उसमें मजीद आप 20,000 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 2,20 और 20 कितने हो गए बेटा, 2,40। अब इसका मतलब क्या है, 2,20 ट्रायल बैलेंस वाले, 20,000 एडजस्टमेंट वाले, ये दोनों डेबिट डेबिट क्या हो गए, प्लस हो गए। और ये प्लस हो गए कहां गए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो इट मींस दैट डेबिट वाली एंट्री का इफेक्ट सीधा कहां पर है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 20,000 से एक्सपेंस बढ़ा के लिखा है, ये अब तक आपने पे तो नहीं किया। तो इसको पे करने की लायबिलिटी कहां शो करनी है, इसको पे करने की लायबिलिटी शो करनी है बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ताकि इक्वेशन क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो असल में तो एक छोटी सी एंट्री थी, रटवा देता तो बोलता है एक्सपेंस डेबिट कर दो, लायबिलिटी क्रेडिट कर दो। रटवाया नहीं है बेटा, रटवाया नहीं है। अगर रट्टा लगाना है तो इतना याद कर लो, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, मतलब यही अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है बस। वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया, तो उससे एक्सपेंस को बढ़ा लो और उसको पे करने की लायबिलिटी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो लायबिलिटी कहां जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो ये आपका टॉपिक कौन सा था बेटा, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। समझ में आया। जस्ट सेटल तो वैसे ही होगी जैसे लायबिलिटी, क्या पेमेंट करवाओ, पेमेंट करने से क्या हुआ, कैश या बैंक क्या हुआ, आसान। अब ये तो अब फैजान बेटा वो वक्त आ गया है कि आपके अंदर एक अकाउंटेंट डेवलप हो चुका है, वो जाग जाए और वो अब आपको एंट्रीज बताए। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगले अकाउंटिंग पीरियड में जब मैंने जनवरी में सैलरी पे की दिसंबर वाली, तो मैंने, मेरी जेब से क्या खर्च हुआ, कैश या बैंक खर्च हुआ, यस और नो, जवाब तो जल्दी जल्दी बेटा। अब कैश या बैंक तो खर्च हो गया, तो अब मैं क्या करूं, उसको एक्सपेंस मानूं या उसके बदले में लायबिलिटी डेबिट कर दूं। अगर मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया तो मैं एक ही चीज को दोबारा एक्सपेंस मान लूंगा। 2 इयर्स की अकाउंटिंग नहीं होती बेटा, अकाउंटिंग नॉर्मली 1 साल की होती है। मतलब ये नहीं क्या 1 साल को पीरियड मानते हैं। तो अब जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको पे करेंगे, तो हम एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे, हम लायबिलिटी डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका एक्सपेंस तो हम पहले ही बुक कर चुके हैं दिसंबर में। कुछ समझे। तो एडजस्टमेंट हमने इसलिए पास की थी कि दिसंबर का एक्सपेंस दिसंबर में रिकॉर्ड हो जाए, वो जनवरी का एक्सपेंस ना बने। क्योंकि अगर हमने दिसंबर को जनवरी का एक्सपेंस बनने दिया होता तो अब प्रॉब्लम ये था कि अकाउंटिंग पीरियड क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। बिल्कुल बेटा, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू करेंगे। सारे क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में, बैलेंस बीडी बन जाएंगे। बिल्कुल एसएफ में करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। बिल्कुल सैलरी पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी है। बिल्कुल बेहतरीन बात बोल दी आपने। हाँ जी, अब देखो, तो इसलिए बोलता हूँ सबर का मुजाहरा कर लो। आपके टी अकाउंट भी इसमें आ गए, अगले अकाउंटिंग पीरियड की कंटिन्यूशन भी इसमें आ गई, सारी एक एक बात मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है ना, ओके बेटा, क्लियर यहां तक सबको। इसमें कोई सवाल तो नहीं है आपका। चलें इसको यहां तक स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, अगली क्लास। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।